झारखंड में डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल को लेकर बड़ा घालमेल सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं, वहीं रांची के डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। डीएफओ ने डीसी और एसडीएम स्तर पर फंड की कार्यशैली पर गहरी शंका जताते हुए कहा कि वे इस फंड की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते और न ही साइन करते हैं। वन संरक्षण और पर्यावरण के पैसे का दुरुपयोग सिर्फ पीसीसी सड़कें बनाने में हो रहा है। इसके अलावा डीएफओ ने जलवायु परिवर्तन, मानव हाथी द्वंद और इको टूरिज्म की भविष्य की योजनाओं पर भी खुलकर बात की। का जो प्रवास होता है वहाँ पर जंगलों के भीतर ही वो बढ़ेगा। जंगल से बाहर आने की जो एक उनकी टेंडेंसी होने लगी है वो उसमें कमी आएगी। सर, डीएमएफटी को लेकर के काफ़ी बात हर जगह उठती है। रांची में डीएमएफटी के क्या स्थिति है? क्या यहाँ के जो औद्योगिक लोग हैं वो पर्यावरण संरक्षण में उनका कुछ योगदान है या विभाग के साथ कोई कोलैबोरेशन है? आप किस तरह से इस पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, डीएमएफटी के गवर्निंग काउंसिल या मेंबर्स में तो डीएफओ रहते हैं, बट मैं कभी इनवाइट नहीं होता हूँ उस मीटिंग में, क्योंकि मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी कहा है, गुमला में भी और यहाँ भी और मैं दूरी बना के रखता हूँ डीएमएफटी जिस तरह चल रही है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट, हेल्थ ये प्राइमरी है। आप कहीं भी खनन करते हैं तो इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट का काम का उसमें बना हुआ है कि इतने पैसे का जो खर्चा है वो इन्वायरमेंट के काम पर होना चाहिए। मैंने आज तक नहीं देखा रांची में या गुमला में कि इन्वायरमेंट के नाम पर, इन्वायरमेंट का होना है तो हमें ही कराना पड़ेगा। हमने आज तक नहीं देखा ये कोई काम हो रहा है। तो ये किस तरह से फॉलो हो रहा है मुझे पता नहीं है। तो मैंने कोई भी, और मेरा ये कहना था कि जीपीएस टैगिंग होनी चाहिए हर काम की, और जियो टैगिंग के बाद हम कहीं भी जाते हैं लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, ताकि अगर हम कहीं गए तो उस तरफ अगर वो जगह 4 या 6 जगह हैं तो हम अपना थोड़ा सा 1 घंटा निकाल कर उधर घूमते हुए आ जाएं। एज अ मेंबर हमको वो कंप्लीशन वर्क देखने का पूरा अधिकार है। तो जब वो नहीं हो रहा है तो मैंने कोई भी सिग्नेचर करने से मैं नहीं करता हूँ किसी भी स्कीम पर, क्योंकि ना उसकी कोई रिपोर्ट आती है, डीडीसी खुद करते रहते हैं कहीं भी, मतलब आपके बिना ही सारा चला जाता है? वो सारा चलता रहता है। अगर मैंने गुमला में एक बार प्रपोजल भी दिया था कि ये सब काम होना चाहिए, बट वो अवॉइड कर देते हैं। वो वही काम करते रहते हैं जो बाकी स्टेट प्लान से होता है, चाहे वो रोड बनाने का हो, चाहे वो जैसे कोरोना में उन्होंने सारा हॉस्पिटल्स को पैसा दे दिया, ठीक है, गाइडलाइन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ वो गैप फिलिंग के लिए होता है डीएमएफटी का फंड। जैसे एसआरई होता था, स्पेशल मतलब एलडब्ल्यू एरियाज़ के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। तो आपको गैप्स फिल करना है इम्पोर्टेंट, जिसका डिसीजन आपको लेना है लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। बट वही पीसीसी करना, वही लाइट लगाना, वही कुछ पानी का काम कर देना, वही हैंडपम्प, वही एचवाईडीटी, तो ऐसे तो फिर वो ठीक नहीं है। आपको हेल्थ पर काम करना चाहिए, आपको अगर थोड़े बहुत एजुकेशन पर कीजिए, बट इन पर ऑलरेडी स्टेट बहुत खर्चा करती है। तो आपको इन्वायरमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए। जो डिजीज़ेस फैलती हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ माइनिंग के कारण, उन पर ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं वहाँ के लिए। जल स्रोत का आप उद्धार कीजिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रायोरिटी 50% पैसा इसी में खर्च होना चाहिए और रिकरिंग खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो ये सब, चूँकि इतना पैसा जमा होता है, हर जगह माइनिंग हो रही है और रॉयल्टी जमा होती है, लेकिन कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है इन सब चीज़ों का। अच्छा, ये झारखंड की बात करें तो अवैध कटाई जो है, वन की कटाई और अवैध माइनिंग, ये दोनों जंगल विभाग के लिए किस तरह से चैलेंज है? क्या आपके पास दल बल है कि औचक निरीक्षण कर सके, या वो गार्ड्स हैं जो जंगल की देखभाल कर सके? नहीं, सफिशिएंट संख्या में नहीं है, पर जो भी हैं उनका ड्यूटी है और जाके करना। कहीं से इन्फॉर्मेशन आता है तो हम उसको मतलब उस लूप को क्लोज़ करना चाहते हैं। जैसे कभी अखबार में भी इन्फॉर्मेशन मिला या कभी कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया, वीडियो भेजे, तो ये हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। तो हम जाके फिर वहाँ पर पता लगवाते हैं। वन माफिया सक्रिय हैं सर? ये देखिए, वन माफिया वैसे नहीं। देखिए, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जैसे कि आप हर जगह देखेंगे कि टिम्बर की आवश्यकता बढ़ी है, इतने रियल एस्टेट बढ़ा है, तो जो लोग प्राइवेट जिनका ज़मीन है उनके पास वृक्ष हैं, तो उसके लिए वो लोग वृक्ष बेचने के लिए तैयार रहते हैं। बट रूल ऐसे बने हुए हैं कि वो तुरंत नहीं बेच सकते हैं। तो
तो शॉर्टकट के लिए लोग कोशिश करते हैं कि जैसे किसी के अपनी ज़मीन में सखुआ है, सागवान उगाया हुआ है 30 साल से, तो वो लोग करते हैं। लेकिन एज सच मुझे लगता नहीं है कि जंगल के अंदर इस तरह की कटाई होती है। अगर कहीं थोड़ा सा भी होता है, 8-10 पेड़ भी अगर कटते हैं तो तुरंत वहाँ के वन समिति फ़ोन करते हैं। तो इस तरह के फ़ोन आते हैं, बट वो आते हैं वैसे कि महिलाएं घर का जो जलावन है वो इकट्ठा करने के लिए काट रही हैं ऐसे। तो फिर हम उनको समझाते हैं, क्योंकि वो कॉपीस होकर फिर से बढ़ते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अभी ऐसा मत कीजिए, ये वृक्ष बड़े होंगे तो ही हम कर सकते हैं। आप बायोडाइवर्सिटी पार्क देखिए, गढ़ खटंगा, लाल खटंगा, वहाँ पहले ऐसे ही होता था कि वो तुरंत काटते थे, बट वहाँ पार्क बना, 30 लोग 35 लोग डायरेक्टली इंगेज्ड हैं, 100 लोग इनडायरेक्टली इंगेज्ड हैं। तो वैसे करने से लोग उन्होंने जंगल पर जो उनका उनका ये था कि रिलाय करते थे हर चीज़ के लिए, वो थोड़ा कम हुआ और फिर वो करने लग गए, मतलब प्रॉपरली जंगल संरक्षण करने लगे। तो उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी देना पड़ेगा। आप केवल पुलिस या कार्रवाई करके जंगल नहीं बचा सकते। ज़रूरत है कि लोगों की भावनाओं को समझें और उनको अल्टरनेट रोजगार भी दें, तभी जाके 100% काम हो पाएगा। जी, अवैध माइनिंग भी एक समस्या है और जिस तरह से आपके प्रयास से बीच में समाचार पत्रों में हमने देखा कि प्रतिबंधित जो मॉनिटर लिजर्ड था उसके तस्करी का भी एक मामला सामने में आया था, उसको लेकर के काफ़ी बवाल भी हुई, काफ़ी राजनीति भी हुई। और इस तरह से जो एक पकड़ा गया है, क्या ये बड़े पैमाने पे ऐसा कार्य हो सकता है जंगलों से, या फिर और जानवरों की कुछ इम्पोर्टेंट अंगों की तस्करी का कार्य का भी सूचना आप लोगों को मिलती है या हो रहा है? जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के लोग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, उनका नेटवर्क बेस्ट है। तो जब भी वो जानकारी देते हैं तो हम फील्ड में सहयोग करते हैं, क्योंकि वो लोकल केस बनता है। वो तो एक इन्फॉर्मर रहते हैं या फिर एक ट्रैप ले करते हैं। तो हर साल 2-3 बार वो बताते हैं कि यहाँ पर सैंड बोआ है, यहाँ पर मॉनिटर लिजार्ड है, या यहाँ पर कोई स्किन है किसी प्रतिबंधित सूची वाले जानवर का। तो उसमें हम सहयोग करते हैं। ये केस मॉनिटर लिजार्ड का इसलिए हाईलाइट हो गया, हम तो कुछ जानते नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को, लेकिन हाँ वो लगा कि अच्छा वो जाने माने व्यक्ति होंगे तो इसलिए हो गया। बट बैकग्राउंड में ये सब काम चलता रहता है और वन्य प्राणी संरक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि रांची एक हब है। जैसा आप देखते हैं कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, रोड है, रेल है, हर तरह से कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि बाहर के जो तस्कर हैं यहाँ 1-2 दिन आके इस तरह से करते होंगे, बट जहाँ भी जानकारी मिलती है तो छापेमारी अवश्य की जाती है। विशेष रूप से जंगल, पेड़ पौधों से, इन्वायरमेंट से लोगों को फ्रेंडली कराने के लिए विभाग किस तरह से आगे बढ़ रहा है? फाइनल प्रश्न के साथ आप कंक्लूड करें। हम नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहे हैं। देखिए जो बच्चे हैं, जैसे हम वन बंधु कार्यक्रम एक चलाए, वन बंधु बोलते हैं, सेंटिनल्स ऑफ फॉरेस्ट। तो लगभग 50-55 स्कूल को हम पूरे रांची में कवर कर चुके हैं और ये 2 साल से चल रहा है। हमने उसका कॉफ़ी टेबल बुक भी तैयार किया है। इसमें बच्चों को क्विज़ कंपटीशन, पेंटिंग, स्पीच, और जैसे आप बोलें कि 2 मिनट उनको कुछ स्किट करना हो, कैसे करके बताएंगे। फिर जब वो उनकी जो कमियां हैं, नॉलेज में गैप है, तो हमने देखा कि बहुत नॉलेज में गैप है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो ये 2 लाइन बोलने के बाद उनको और पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो आसपास की चीज़ों से रिलेट करना कि अच्छा यहाँ पर कभी कभी देखेंगे न्यूज़ में, वो देखते हैं कि राजस्थान में बहुत बारिश हो गई, गुजरात में कच्छ एरिया में बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो पहले तो नहीं होती थी, ड्राई एरिया था, अभी क्यों बढ़ गया। तो उनको रिलेट करना आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखेंगे कि लोग बोलेंगे कि हाँ अमरनाथ यात्रा के लिए लोग गए लेकिन 5 दिन में हमारे बर्फानी बाबा पिघल गए, ये क्यों हो गया, क्या ये आगे भी होगा। तो इन चीज़ों को साइंटिफिक टर्म्स में तोलना आना चाहिए। ये हमारा यही जागरूकता का असली ध्येय है कि हम वो करा सकें। इसी पर हम अलग अलग एजेंसीज़ को इंगेज करते हैं कभी कभी कि आप जाइए वहाँ, ये 10 स्कूल आप टारगेट कीजिए, ये 5 स्कूल आप टारगेट कीजिए, फिर उनका एक फाइनल प्रोग्राम कराते हैं फिनाले जैसा। तो और हम यहाँ पर जो सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे हैं, बीपीएल फैमिली से, जैसे बच्चियाँ होती है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, उनको, या आप एकलव्य विद्यालय पकड़ लीजिए, उनको कम से कम 60-70 बच्चों को हम हर वर्ष या तो सुंदरबन या रणथंभौर या काजीरंगा
या दिल्ली का कोई चिड़ियाघर, या आप देखिए कि कोई नंदनकानन जू, या पलामू झारखंड में भी, मतलब स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी भेजते हैं, ताकि उनको ज्ञान हो कि ये क्यों हो रहा है और इसके क्या परिणाम होंगे, ताकि वो एक जनरेशन में, जैसे कहते हैं जेन जी है, उनके बाद जनरेशन आएगी, तो ये अगर उनमें एबिलिटी होगी तो आगे जाके वो वॉइस बनेंगे, डेमोक्रेटिक वॉइस। सरकारों पर प्रेशर आएगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर आएगी कि पर्यावरण के लिए कुछ कीजिए, जो आपके लिए है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जिस्टेंस से जुड़ा है उस पर ध्यान दीजिए। जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है उस पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। वन विभाग के जो डीएफओ हैं श्रीकांत वर्मा जी, उन्होंने सारे फैक्ट से रूबरू कराया, क्या समस्याएं हैं, क्या चिंताएं हैं, क्या कार्य योजनाएं हैं, और ये जो हमारे जीवन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए ज़रूरी है, जंगलों का संरक्षण, उसके लिए ज़रूरी है विभाग का चाक चौबंद कार्य योजना जो चल रहा है। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज़, सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, रांची।